Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 6, that is the thermodynamics, and topic for today is the Gibbs energy and the spontaneity. जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको दो ड्राइविंग फोर्सेस बताई थी। उसमें से फर्स्ट थी एनर्जी और सेकंड थी रैंडमनेस या डिसऑर्डर, जिसको हम अब यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गिब्स एनर्जी। एंड टॉपिक फॉर टुडे इज द गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी का काम क्या है, ये उन दोनों टर्म्स को आपस में रिलेट करेगा। जैसे कि एंथैल्पी और एनर्जी ऑलरेडी आपको बताया एक ही चीज़ होती है। इस तरीके से अगर हम रैंडमनेस और डिसऑर्डर विच इज़ द मेजर ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो गिब्स एनर्जी का काम क्या है, गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। Gibbs energy is defined as the maximum amount of energy available to a system during a process that can be converted into useful work। जैसे कि हम जितना भी एनर्जी अवेलेबल होती है तो वो टोटल क्या होती है कि यूज़फुल वर्क में काम नहीं आती है। उसमें से कुछ अनयूज़फुल होती है, जो यूज़फुल वर्क में काम आएगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, गिब्स एनर्जी। और इसको आगे जाके आप नोट करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी क्या एप्लीकेशन है, ये सब चीज़ आप सीखने वाले हैं। और गिब्स एनर्जी जो है दैट इज़ ए न्यू स्टेट फंक्शन, G इज़ इक्वल टू H माइनस टी एस। ये जो दो हमारे क्या थी ड्राइविंग फोर्सेस थी, उनको आपस में रिलेट करता है। जैसा कि आपको पता है कि स्पॉन्टेनिटी के लिए ए सिंगल फैक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर हम खाली एनर्जी को लेके चले तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम खाली एंट्रोपी को लेके चलें तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपको याद होगा E और R जो दोनों को हमने क्या किया था, कंपेयर किया था और 4 केसेस बनाए थे। उन केसेस के बेसिस पर हमने बताया था वेदर द गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं हम किसके साथ, गिब्स एनर्जी के साथ। G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। तो H क्या है यहाँ पर, एंथैल्पी, जो कि ऑलरेडी बताया था, जिसको हम एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। S है एंट्रोपी, जिसको हम रैंडमनेस से रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन इसको बोलते हैं गिब्स इक्वेशन। और G क्या है, स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऑलरेडी आप कर चुके हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, विच विल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जितना G ज़्यादा होगा उतनी गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी। तो दैट मीन्स दैट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसको समझने के लिए आपको जैसे स्टेट फंक्शन है कौन से होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पर। तो अगर हम दो अलग अलग स्टेट ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसमें अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो दैट विल गिव्स डेल्टा G। तो हम इसको सीधा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ डेल्टा G। तो डेल्टा G सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा H सिस्टम। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे डेल्टा TS, तो डेल्टा TS को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा T डेल्टा S सिस्टम और एक आएगा S सिस्टम डेल्टा T। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन ले लें, कौन सी कंडीशन, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन दैट केस डेल्टा T विल बिकम इक्वल टू 0। तो इन दैट केस डेल्टा G सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम। तो हमारी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर यूजुअली क्या करते हैं, जो सिस्टम है, जो सबस्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं। और क्या हो जाएगी इक्वेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी कहते हैं और केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हायर क्लासेस तक आप इसको स्टडी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली। क्या बोलते हैं इसको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, जिसका काम क्या है, एंथैल्पी और एंट्रोपी को मर्ज करना, उसको आपस में कंबाइन करना, ताकि हम क्या निकाल सकें, डेल्टा G। अब जो डेल्टा G निकलता है, उस डेल्टा G की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी भी बता सकते हैं। अब आपको ये नहीं अलग अलग फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी अलग करो, एंट्रोपी अलग करो। तो इसने क्या किया, उन दोनों को मर्ज करके और कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाई। वो इक्वेशन आपको हेल्प करेगी स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में। कैसे बताएगी, उसको समझने के लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो
डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग। ये कैसे आया? सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। जब इक्विलिब्रियम होता है तो जो डेल्टा एस है वो क्या होगा? दैट विल बिकम जीरो। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस विल बिकम इक्वल टू जीरो। तो उस केस में आप नोट करेंगे कि डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको माइनस कर लीजिए, इसको कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप नोट करेंगे जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो एक एंट्रोपी चेंज होगा दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगा। क्योंकि एक अगर मान के चलो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्योंकि अगर सिस्टम क्या करता है? लूज, तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगी। अगर सराउंडिंग लूज करता है तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। तो इन दैट केस अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो इसको माइनस लगा सकते हैं। दैट मीन्स माइनस डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग। और अगर आपको याद हो एस को हमने बताया था दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रीजन, क्योंकि आपको याद होगा दैट मीन्स हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वहां पर हमने दो टर्म्स बताई थी, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। तो इसका मतलब जो हीट है उसको हम एंथैल्पी की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी के बेसिस पर ये इक्वेशन आई है दैट इज डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। अब जो डेल्टा एस टोटल है वो क्या होगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस, अब हमने जो डेल्टा एस सराउंडिंग था इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी। कितनी आएगी? अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, इसको भी साइन को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ले लीजिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर पुट किया ऑन रीअरेंजिंग। अब ये जो टी है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी कॉमन लिया तो टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है? अगर आपको याद हो जिसमें बताते थे कि डेल्टा एस क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो डेल्टा एस इफ ग्रेटर देन जीरो देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एस टोटल को क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा। डी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम भी क्या होगा? दैट इज ग्रेटर देन जीरो। जैसे कि आपको याद होगा फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचुरल अकरिंग प्रोसेस, डेल्टा एस क्या होना चाहिए? दैट इज जीरो ग्रेटर देन। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता था कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। यूनिवर्स का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो टोटल का देखते हैं तो वही तो टोटल बना। तो इसका मतलब जो ये टोटल एंट्रोपी है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। टी डेल्टा एस अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग सिस्टम ग्रेटर देन जीरो। और अगर मैं इसके यहाँ पर साइन चेंज कर दूँ तो डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर माइनस डेल्टा जी क्या हो गया? दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो। अगर इसको रीअरेंज करें तो ये जो डेल्टा जी है क्या था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस विच इज़ लेस देन जीरो। यहाँ पर क्योंकि माइनस है हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, या बोल सकते हैं डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ? अगर डेल्टा जी क्या आता है? नेगेटिव, तो उस केस में रिएक्शन हमेशा क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। तो आपको ये चीज याद रखनी है, वेन एवर द डेल्टा जी कम्स द नेगेटिव the process is always spontaneous, or this is the necessary condition for spontaneity of a chemical reaction. Those chemical reaction will become spontaneous in which delta G will become negative. लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोसेस आ जाती है जिसमें डेल्टा जी क्या आ जाता है? पॉजिटिव, तो इन दैट केस द प्रोसेस विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर डेल्टा जी जीरो आता है तो दैट विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वो किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, और ये टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे कि फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी जीरो होगा तो दैट विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो उसके लिए आपको याद होगा कि जो हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ली थी दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है तो फॉर सच ए रिएक्शन द प्रोसेस विल बी द बिकम स्पॉन्टेनियस। तो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड करेगा। अगर मान के चलते हैं, जैसे आपको याद होगा हमने केसेस लिए थे 4 केसेस, तो ऐसे ही यहाँ पर हम केस बना रहे हैं। अगर डेल्टा एच क्या है नेगेटिव है तो क्या करेगा, फेवर करेगा, और टी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो वो भी फेवर करेगा। दैट मीन्स द रिएक्शन इज द स्पॉन्टेनियस एट एनी मैग्नीट्यूड। कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा क्या आएगी, स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हम केस लेते हैं एक फेवर करे और एक अपोज करे, तो उस केस में डेल्टा एच अगर क्या कर रहा है, फेवर, क्योंकि नेगेटिव आता है, और टी डेल्टा एस, अगर पूरे हम टी डेल्टा एस की बात कर रहे हैं, अगर ये क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर डेल्टा एच क्या हो, ज़्यादा हो, और टी डेल्टा एस कम हो, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरा केस लेते हैं कि डेल्टा एच अपोज कर रहा है कि क्या आ जाए, पॉजिटिव, और टी डेल्टा एस क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, फेवर। ये अपोज कर रहा है, ये फेवर कर रहा है, तो उस केस में अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा एच से, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब आता है नेक्स्ट जो आपको ध्यान से नोट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी। क्योंकि जब हम आगे जो केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो उसमें टेम्परेचर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो फेवर करती हैं किसको, लो टेम्परेचर को। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। किसके लिए, फॉर स्पॉन्टेनिटी। अगर उस रिएक्शन को हमें प्रोसीड करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो लो टेम्परेचर को फेवर करती हैं और फॉरवर्ड में जा सकती हैं। तो डेल्टा एच, टी डेल्टा एस और डेल्टा जी को अगर हम कंपेयर करें, तो डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक, और अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव आता है तो उस केस में रिएक्शन हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि कोई ऐसा केस आता है कि जिसमें टी डेल्टा एस नेगेटिव आ जाए, तो ऐसा कौन सा केस है, अगर हम मान के चलते हैं एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम है तो उस केस में आप नोट करेंगे टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लेस पॉजिटिव होगी। लेस पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा है और टी डेल्टा एस की वैल्यू कम है, तो उस केस में रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। दैट्स व्हाई वी कैन से द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, वैसे तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव ज़्यादा होगा और नेगेटिव कम होगा। तो उस केस में जो क्या होगा, डेल्टा जी आएगा वो पॉजिटिव आएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। जो ऊपर केसेस थे वही है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कौन डिसाइड करने वाला है, अब डेल्टा एस तो मान के चलो पॉजिटिव है, लेकिन टी आपका डिसाइड करेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा आएगा तो इस पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो किसको फेवर करती हैं, हाई टेम्परेचर को। कैसे करती हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप नोट करेंगे क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और टी डेल्टा एस मान के चलते हैं नेगेटिव आए। क्यों नेगेटिव होता है वो रीज़न आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनिटी कम होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में स्पॉन्टेनिटी कम होती है, एक्सोथर्मिक में बढ़ती है। इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो टी डेल्टा एस नेगेटिव आ जाए तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव, तो इस केस में रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव बना दें और इसकी वैल्यू को बढ़ा दें और इसकी वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में प्रोसेस क्या हो सकती है, दैट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम रखेंगे तो टी कम है, तो जो ये वैल्यू है टी डेल्टा एस की वो क्या आएगी, कम आएगी। तो इसका मतलब नेगेटिव यहाँ पर क्या रहेगा, कम, पॉजिटिव क्या रहेगा, ज़्यादा, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इसको किसी तरीके से कम कर दें, यानी मतलब टी डेल्टा एस की वैल्यू को कम कर दें, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। दैट मीन्स एट हाई टेम्परेचर जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जो नेगेटिव है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम टी को बढ़ाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी और नेगेटिव बढ़ेगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। इसको नोट डाउन करेंगे और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज वो ट्राई करेंगे। और ये चैप्टर का आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।